साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि हम इस समय पर अपना बिहार का जो एस्टेट का पेपर सेकंड है, उच्च माध्यमिक स्तर का पीजीटी का, उसका दोस्तों हमने कहा था कि संपूर्ण पाठ्यक्रम हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का संपूर्ण पाठ्यक्रम अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। उसी क्रम में दोस्तों हमने कहा था कि हमारा जो दोस्तों पढ़ने का क्रम रहेगा, वो सबसे पहले रचनाएँ रहेगा। हम जो हमारे पाठ्यक्रम में रचनाएँ लगी हुई हैं, उनका अध्ययन करेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र के जो टॉपिक लगे हुए हैं, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष और हिंदी व्याकरण, हम कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं एक साथ में, तो वे हम लोग कहीं न कहीं पढ़ ही चुके हैं। लेकिन रचनाएँ जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, उनको हमने नहीं पढ़ा है। इसलिए हमने दोस्तों रचनाओं से शुरू किया था कि पहले रचनाओं का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद गद्य साहित्य का विकास, फिर काव्य शास्त्र के जो टॉपिक लगे हुए हैं, उसके बाद हिंदी व्याकरण के जो टॉपिक लगे हुए हैं, ये हमारा दोस्तों पढ़ने का क्रम रहेगा। उसी क्रम में दोस्तों हमने जो हमारे पाठ्यक्रम में रचनाएँ लगी हुई थी, उनको दोस्तों पढ़ने के क्रम में हमारे पाठ्यक्रम में 6 कहानियाँ लगी हुई हैं। आप लोगों ने देखा होगा, उसमें 6वें नंबर के बिंदु पे चयनित कहानियाँ हैं। उसमें 6 कहानियाँ हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। तो सभी 6 कहानियाँ दोस्तों हम पढ़ चुके हैं पूरे विस्तार के साथ में, प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ में, और अपने इसी यूट्यूब चैनल में वीडियो भी उपलब्ध करवा चुके हैं आप सभी लोगों को। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है उनको, तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे कहानियों का जो बना हुआ है प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें सभी 6 कहानियाँ उनको पढ़िए पूरे विस्तार के साथ में। उसके बाद यहाँ पर आइए। उसके बाद दोस्तों हमारे पाठ्यक्रम में 3 उपन्यास लगे हुए हैं, गोदान, मैला आंचल और त्यागपत्र जैनेंद्र जी का। तो उसी क्रम में दोस्तों हमने सबसे पहले गोदान उपन्यास का अध्ययन किया था। आप सभी लोगों को पता है, गोदान उपन्यास प्रेमचंद जी का जो 36 भागों में बटा हुआ है, उसका दोस्तों हमने पूरे विस्तार के साथ में, प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ में, सभी 36 भागों का पूरे विस्तार से अध्ययन किया है, और इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को वीडियो भी उपलब्ध करवाया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, तो दोस्तों सभी 36 भागों के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे गोदान के नाम से गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद प्लेलिस्ट बनी हुई है। सभी 36 भाग को देखिए। सभी वीडियो में दोस्तों क्रम संख्या पड़ी हुई है, क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 इस तरह करके उनको देखिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने मैला आंचल उपन्यास शुरू किया था, हमारे जो पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो मैला आंचल उपन्यास आप सभी लोगों को पता है, आंचलिक उपन्यास है, फणीश्वरनाथ रेणु जी का है, और हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है, और हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक है मैला आंचल। जैसे गोदान सबसे प्रसिद्ध है, उसके बाद दोस्तों मैला आंचल भी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है हिंदी का। तो दोस्तों मैला आंचल उपन्यास 50 से अधिक खंडों में विभाजित है। उसी क्रम में दोस्तों हमने मैला आंचल उपन्यास के 8 खंडों का अध्ययन पूरे विस्तार के साथ में किया है। आज हम दोस्तों उसके 9वें और 10वें खंड का अध्ययन पूरे विस्तार के साथ में करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों शुरू करते हैं 9वें खंड का अध्ययन। आप सभी लोग अगर जो यही कहेंगे कि अगर हमारे चैनल में नए हैं, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे हमारा जो प्रयास है दोस्तों हिंदी साहित्य के लिए, कि हिंदी साहित्य के लिए आप सभी लोगों को कुछ भी खरीदना ना पड़े, सब कुछ आप सभी लोगों को निःशुल्क हम उपलब्ध करवा सके, सभी परीक्षाओं की तैयारी करवा सके। उसके लिए आप लोगों को केवल इतना करना है कि हमारा सहयोग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। जितना ज़्यादा लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे, उतना ही हमारा भी उत्साहवर्धन होगा और हमें भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। क्योंकि अगर आप लोग ही सहयोग नहीं करेंगे, तो फिर दोस्तों हम भी हताश और निराश होकर बैठ जाएंगे। हमने जो प्रयास शुरू किया है वह हमारा चलता रहे, उसके लिए आप सभी लोगों का सहयोग ज़रूरी है। इसे अपना ही चैनल मानिए, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए चैनल को और सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मैलाचल उपन्यास का खंड 9। देखिए दोस्तों 9वां खंड, डॉक्टर प्रशांत कुमार। तो दोस्तों डॉक्टर बाबू का क्या नाम है? प्रशांत कुमार नाम है। याद रखिएगा दोस्तों, ये डॉक्टर साहब का क्या नाम है? डॉक्टर प्रशांत कुमार। डॉक्टर प्रशांत कुमार। जात, नाम पूछने के बाद ही लोग यहाँ पूछते हैं जात। दोस्तों गांव में है, जो मेरीगंज की बात हो रही है। तो डॉक्टर प्रशांत कुमार। जात, नाम पूछने के बाद ही लोग यहाँ पूछते हैं जात। जीवन में बहुत कम लोगों ने प्रशांत से उसकी जाति के बारे में पूछा है, लेकिन यहाँ तो हर आदमी जाति पूछता है। प्रशांत हंसकर कभी कहता है जाति, डॉक्टर, डॉक्टर जाति, डॉक्टर बंगाली है या बिहारी? हिंदुस्तानी। डॉक्टर जवाब देता है। क्या जवाब देता है दोस्तों? हिंदुस्तानी। जाति बहुत बड़ी चीज़ है,
जात पात नहीं मानने वालों की भी जाति होती है। सिर्फ हिंदू कहने से ही पिंड नहीं छूट सकता। ब्राह्मण है, कौन ब्राह्मण? गोत्र क्या है? मूल कौन है? शहर में कोई किसी से जात नहीं पूछता। शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। प्रशांत अपनी जाति छिपाता है। सच्ची बात यह है कि वह अपनी जाति के बारे में खुद नहीं जानता। यदि उसे अपनी जाति का पता होता तो शायद उसे बताने में झिझक नहीं होती। तब शायद जाति पाति के भेदभाव पर से उसका भी पूर्ण विश्वास नहीं हटता। तब शायद ब्राह्मण कहने में वह गर्व महसूस करता। हिंदू विश्वविद्यालय में नाम लिखाने के दिन भी प्रशांत को ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ा था। रात भर वह जागा रह गया था। प्रशांत कुमार, पिता का नाम अनिल कुमार बनर्जी, हिंदू ब्राह्मण, सब झूठ, बेचारा डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी नेपाल की तराई के किसी गांव में अपने परिवार के साथ सुख की नींद सो रहा होगा। प्रशांत कुमार नामक उसका कोई पुत्र हिंदू विश्वविद्यालय में नाम लिखा रहा है, ऐसा वह सपना भी नहीं देख सकता। लेकिन प्रशांत अपने तथाकथित पिता डॉक्टर अनिल कुमार को जानता है। लेकिन प्रशांत अपने तथाकथित पिता डॉक्टर अनिल कुमार को जानता है। मैट्रिक परीक्षा के लिए फार्म भरने के दिन डॉक्टर अनिल उसके पिता के रिक्त कोष्ठ में आकर बैठ गए थे। तो दोस्तों, डॉक्टर प्रशांत कुमार के पिता का देखिए क्या नाम है। जो प्रशांत कुमार अपने पिता का नाम लिखते हैं, उनके पिता का नाम है अनिल कुमार बनर्जी। ये है दोस्तों इनके पिता का नाम, डॉक्टर प्रशांत कुमार के। बचपन से ही वह अपने जन्म की कहानी सुन रहा है। घर की नौकरानी, बाग का माली और पड़ोस का हलवाई भी उसके जन्म की कहानी जानता था। लोग बरबस उसकी ओर उंगली उठाकर कहने लगते थे, उस लड़के को देखते हो ना, उसे उपाध्याय जी ने कोसी नदी में पाया था। बंगालिन डॉक्टरनी ने पाल पोस कर बड़ा किया है। फिर लोगों के चेहरे पर जो आश्चर्य की रेखा खिंच जाती थी और आंखों में जो करुणा की हल्की छाया उतर आती थी, उसे प्रशांत ने सैकड़ों बार देखा था। एक लावारिस लाश को भी लोग वैसी ही दृष्टि में देखते हैं। प्रशांत अज्ञात कुलशील है। उसकी मां ने एक मिट्टी की हांडी में डालकर बाढ़ से उमड़ती हुई कोसी मैया की गोद में उसे सौंप दिया था। नेपाल के प्रसिद्ध उपाध्याय परिवार ने नेपाल सरकार द्वारा निष्कासित होकर उन दिनों सहरसा अंचल में आदर्श आश्रम की स्थापना की थी। एक दिन उपाध्याय जी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए रिलीफ की नाव लेकर निकले। झाऊ की झाड़ी के पास एक मिट्टी की हांडी देखी, नई हांडी। उनकी स्त्री को कुतूहल हुआ, जरा देखो ना उस हांडी में क्या है। नाव झाड़ी के पास पहुंची। पानी के हिलोर से हांडी हिली और उससे एक ढोढ़ा सांप गर्दन निकालकर फों फों करने लगा। सांप धीरे धीरे पानी में उतर गया और हांडी से नवजात शिशु के रोने की आवाज़ आई। मानो माँ ने थपकी देना बंद कर दिया। बस यही उसके जन्म की कथा है, जिसे हर आदमी अपने अपने ढंग से सुनाता है। तो फिर देखिए दोस्तों, उनके जो जन्म की कहानी है, आप सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं? अभी फिर से एक बार देख लीजिए, इस बार ध्यान से देखिएगा ये, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आ भी चुका है कई बार, इसलिए हम फिर से दोहरा रहे हैं। देखिए, प्रशांत कुमार, पिता का नाम अनिल कुमार बनर्जी, हिंदू ब्राह्मण, सब झूठ, बेचारा डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी नेपाल की तराई के किसी गांव में अपने परिवार के साथ सुख की नींद सो रहा होगा। प्रशांत कुमार नामक उसका कोई पुत्र हिंदू विश्वविद्यालय में नाम लिखा रहा है, ऐसा वह सपना भी नहीं देख सकता। लेकिन प्रशांत अपने तथाकथित पिता डॉक्टर अनिल कुमार को जानता है। मैट्रिक परीक्षा के लिए फार्म भरने के दिन डॉक्टर अनिल उसके पिता के रिक्त कोष्ठ में आकर बैठ गए थे। और आगे देखिए दोस्तों, बचपन से ही वह अपने जन्म की कहानी सुन रहा। तो क्या है दोस्तों, डॉक्टर प्रशांत कुमार के जन्म की कहानी सुनिए।
बचपन से ही वह अपने जन्म की कहानी सुन रहा है। घर की नौकरानी बाग का माली, घर की नौकरानी बाग का माली और पड़ोस का हलवाई भी उसके जन्म की कहानी जानता था। लोग बरबस उसकी ओर उंगली उठाकर कहने लगते थे, उस लड़के को देखते हो ना, उसे उपाध्याय जी ने कोसी नदी में पाया था। तो दोस्तों कहाँ पाया था? कोसी नदी, पूर्णिया जिले में। आप जैसे ही जाएंगे पूर्णिया जिले में तो पहले दोस्तों क्या कहते हैं, कोसी नदी मिलती है। कोसी नदी के बाद दोस्तों पूर्णिया मिलता है, पूर्णिया जिला, फारबिसगंज वहीं पे है। तो दोस्तों कोसी नदी की वहीं पूर्णिया जिले में कोसी नदी बहती है। तो क्या कहा दोस्तों, उस लड़के को जानते हो ना, उसे उपाध्याय जी ने कोसी नदी में पाया था। बंगालिन डॉक्टरनी ने पाल पोस कर बड़ा किया है। फिर लोगों के चेहरे पर जो आश्चर्य की रेखा खिंच जाती थी और आंखों में जो करुणा की हल्की छाया उतर आती थी, उसे प्रशांत ने सैकड़ों बार देखा है। एक लावारिस लाश को भी लोग वैसी ही दृष्टि से देखते हैं। प्रशांत अज्ञात कुलशील है। उसकी माँ ने, प्रशांत की माँ ने दोस्तों, प्रशांत जो है तो अज्ञात कुलशील है। उसकी माँ ने एक मिट्टी की हांडी में, किसकी माँ ने दोस्तों? प्रशांत कुमार की। उसकी माँ ने एक मिट्टी की हांडी में डालकर बाढ़ से उमड़ती हुई कोसी मैया की गोद में उसे सौंप दिया था। तो प्रशांत के दोस्तों कहाँ सौंप दिया था? कोसी मैया को सौंप दिया था। बाढ़ में थी कोसी नदी तो उनको सौंप दिया था। नेपाल के प्रसिद्ध उपाध्याय परिवार ने नेपाल सरकार द्वारा निष्कासित होकर, नेपाल की सरकार द्वारा दोस्तों निष्कासित होकर उन दिनों सहरसा अंचल, सहरसा दोस्तों वहीं पड़ता है पूर्णिया के पास में, उन दिनों सहरसा अंचल में आदर्श आश्रम की स्थापना की थी। तो किसने दोस्तों? उपाध्याय, नेपाल के प्रसिद्ध उपाध्याय परिवार ने नेपाल सरकार द्वारा निष्कासित होकर उन दिनों सहरसा अंचल में आदर्श आश्रम की स्थापना की थी। एक दिन उपाध्याय जी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए रिलीफ की नाव लेकर निकले। झाऊ की झाड़ी के पास एक मिट्टी की हांडी देखी, नई हांडी। उनकी स्त्री को कुतूहल हुआ, जरा देखो ना उस हांडी में क्या है। नाव झाड़ी के पास पहुंची। पानी के हिलोर से हांडी हिली और उससे एक ढोढ़ा सांप गर्दन निकालकर, दोस्तों पानी के हिलोर से हांडी जो है तो हिली और उससे एक ढोढ़ा सांप गर्दन निकालकर फों फों करने लगा। सांप दोस्तों धीरे धीरे पानी में उतर गया और हांडी से नवजात शिशु के रोने की आवाज़ आई। मानो माँ ने थपकी देना बंद कर दिया। बस यही उसके जन्म की कथा है। तो दोस्तों ये है डॉक्टर प्रशांत के जन्म की कथा, जिसे हर आदमी अपने अपने ढंग से सुनाता है। आदर्श आश्रम में एक दुखिया युवती थी। आदर्श आश्रम में दोस्तों एक दुखिया युवती थी, स्नेहमयी दोस्तों। युवती का क्या नाम था? स्नेहमयी। तो स्नेहमयी को उसके पति डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी ने त्याग कर एक नेपालिन से शादी कर ली थी। क्या है दोस्तों? आदर्श आश्रम में एक दुखिया युवती थी स्नेहमयी। क्या नाम था दुखिया युवती का? स्नेहमयी। तो स्नेहमयी को उसके पति, स्नेहमयी के पति का क्या नाम था? डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी ने त्याग कर एक नेपालिन से शादी कर ली थी। उपाध्याय जी के आदर्श आश्रम में रहकर वह हिरण, खरगोश, मयूर और बंदर के बच्चों पर अपना स्नेह बरसाती रहती थी। तरह तरह के पिंजड़ों को लेकर वह दिन काट लेती थी। जब उस दिन उपाध्याय दंपति ने उसकी गोद में सोया हुआ शिशु दिया तो वह आनंद विभोर होकर चीख उठी थी, प्रशांत, आमार प्रशांत। उस दिन से प्रशांत स्नेहमयी का इकलौता बेटा हो गया। तो दोस्तों प्रशांत की माता का क्या नाम है? देखिए, स्नेहमयी उसकी माता का नाम है। कुछ दिनों के बाद नेपाल सरकार ने निष्कासन की आज्ञा रद्द करके उपाध्याय परिवार को नेपाल बुला लिया। आदर्श आश्रम के पशु पक्षियों के साथ स्नेहमयी और प्रशांत भी उपाध्याय परिवार के ही सदस्य थी। तो स्नेहमयी और प्रशांत उपाध्याय परिवार के ही सदस्य थे। उपाध्याय जी ने नेपाल की तराई के विराट नगर में आदर्श विद्यालय की स्थापना की। स्नेहमयी उसी स्कूल में सिलाई कटाई की मास्टरनी नियुक्त हुई। तो क्या नियुक्त हुई स्नेहमयी दोस्तों? जो प्रशांत की माँ थी, सिलाई कटाई की
मास्टरनी नियुक्त हुई। स्नेहमयी के स्नेहांचल में पलते हुए किशोर प्रशांत पर कर्मठ उपाध्याय परिवार की रोशनी नहीं पड़ती तो वह सितार के झालर और रविंद्र संगीत के बसंत बहार के दायरे से बाहर नहीं जा सकता था। उपाध्याय जी का ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा बेटा, देखिए दोस्तों, उपाध्याय जी का ज्येष्ठ पुत्र बिहार विश्वविद्यापीठ का स्नातक था और मंझला देहरादून के एक प्रसिद्ध अंग्रेजी स्कूल का विद्यार्थी। पुत्री शांति निकेतन कहाँ दोस्तों? कलकत्ता में रविन्द्रनाथ टैगोर वाला। तो उपाध्याय जी का ज्येष्ठ पुत्र बिहार विद्यापीठ का स्नातक था और मंझला देहरादून के एक प्रसिद्ध अंग्रेजी स्कूल का विद्यार्थी। पुत्री शांति निकेतन में शिक्षा पा रही थी। छुट्टियों में जब वे एक जगह इकट्ठे होते तो शांति निकेतन में शिक्षा पाने वाली बहन चरखा चलाना सीखती। विद्यापीठ के स्नातक आश्रम भजनावली की पंक्तियों पर राविन्द्रिक सुर चढ़ाते और अंग्रेजी स्कूल का स्टूडेंट सेवा दल के कवायदों के हिंदी कमांड के वैज्ञानिक पहलू पर बहस चल करता। अटेंशन में जो फोर्स है वह सावधान में नहीं। अटेंशन सुनते ही लगता है कि दर्जनों जोड़े बूट चटक उठे। ऐसे ही वातावरण में प्रशांत के व्यक्तित्व का विकास हुआ। हिंदू विश्वविद्यालय से ISC, देखिए दोस्तों प्रशांत जी का, तो हिंदू विश्वविद्यालय से ISC पास करने के बाद वह पटना मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ। माँ की इच्छा थी कि वह डॉक्टर बने, लेकिन अपने प्रशांत को वह डॉक्टर के रूप में नहीं देख पाई। काशीवास करते करते काशी की किसी गली में वह हमेशा के लिए खो गई। एक बार लाहौर से प्रशांत के नाम पर एक मनी ऑर्डर आया था। विजया का आशीर्वाद लेकर भेजने वाली श्री स्नेहमयी क्या हुआ दोस्तों? फिर देखिए, हिंदू विश्वविद्यालय से ISC पास करने के बाद वह पटना मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ। माँ की इच्छा थी कि वह डॉक्टर बने, लेकिन अपने प्रशांत को वह डॉक्टर के रूप में नहीं देख पाई। काशीवास करते करते काशी की किसी गली में वह हमेशा के लिए खो गई। एक बार लाहौर से प्रशांत के नाम पर एक मनी ऑर्डर आया था। विजया का आशीर्वाद लेकर भेजने वाली श्रीमती स्नेहमयी चोपड़ा एक माँ ने जन्म लेते ही कोसी मैया की गोद में सौंप दिया और दूसरे ने जन समुद्र की लहर को समर्पित कर दिया। डॉक्टरी पास करने के बाद जब वह हाउस सर्जन का काम कर रहा था, 1942 का देशव्यापी आंदोलन छिड़ा। नेपाल में उपाध्याय परिवार का बच्चा गिरफ्तार किया जा चुका था। अंग्रेजी सरकार को पूरा पता था कि उपाध्याय परिवार हिंदुस्तान के फरार नेताओं की सिर्फ मदद ही नहीं करता, गुप्त आंदोलन को सक्रिय रूप से चला भी रहा है। मंझला पुत्र बिहार की सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता था। वह पहले ही नज़रबंद हो गया था। प्रशांत भी तो उपाध्याय परिवार का था, वह कैसे बच सकता था? उसे भी नज़रबंद कर लिया गया। जेल में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के निकट संपर्क में रहने का मौका मिला। सभी दल के लोग उसे प्यार करते थे। 1946 में जब कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो एक दिन वह हेल्थ मिनिस्टर के बंगले पर हाजिर हुआ। देखिए दोस्तों, 1946 में जब कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो एक दिन वह हेल्थ मिनिस्टर के बंगले पर हाजिर हुआ। वह पूर्णिया के किसी गांव में रहकर मलेरिया और काला आजार के संबंध में रिसर्च करना चाहता है। उसे सरकारी सहायता दी जाए। मिनिस्टर साहब ने कहा था, लेकिन सरकार तुमको विदेश भेज रही है स्कॉलरशिप। जी मैं विदेश नहीं जाऊंगा। पूर्णिया और सहरसा के नक्शे को फैलाते हुए उसने कहा था, मैं इसी नक्शे के किसी हिस्से में रहना चाहता हूँ। यह देखिए, यह है सहरसा का वह हिस्सा जहाँ हर साल कोसी का तांडव नृत्य होता है, और यह पूर्णिया का पूर्वी अंचल जहाँ मलेरिया और काला आजार हर साल मृत्यु की बाढ़ ले आते हैं। मिनिस्टर साहब प्रशांत को अच्छी तरह जानते थे। इस विषय पर प्रशांत से तर्क में जीतना मुश्किल है, लेकिन सवाल यह है कि सवाल जवाब कुछ नहीं, मुझे किसी मलेरिया सेंटर में ही भेज दीजिए।
मलेरिया सेंटर में, लेकिन तुम MBBS हो और मलेरिया काला आजार सेंटरों में LMP डॉक्टर लिए जाते हैं। डॉक्टर प्रशांत दोस्तों क्या थे? MBBS थे। देखिए मलेरिया सेंटर में तो, लेकिन हेल्थ मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, लेकिन तुम MBBS हो और मलेरिया काला आजार सेंटरों में LMP डॉक्टर लिए जाते हैं। जब तक मैं यह रिसर्च पूरा नहीं कर लेता मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी डिग्री किसी काम की नहीं। बहुत मेहनत से नई और पुरानी फाइलों को उलटकर और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन से लिखा पढ़ी करके मिनिस्टर साहब ने मिस्टर मार्टिन की दी हुई ज़मीन के बारे में पता लगाया। 20-22 वर्ष पहले मिनिस्टर साहब पूर्णिया में ही वकालत करते थे। पगले मार्टिन को उन्होंने देखा था। अंत में केंद्रीय सरकार से सलाह परामर्श के बाद एक दिन प्रेस नोट में यह खबर प्रकाशित हुई कि पूर्णिया जिले के मेरीगंज नामक गांव में मलेरिया स्टेशन खोला गया है। दी स्टेशन विल अंडरटेक मलेरिया एंड काला आजार इन्वेस्टिगेशन इन ऑल एस्पेक्ट्स, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड इकोनॉमिक। प्रशांत के इस फैसले को सुनकर मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों, अध्यापकों और विद्यार्थियों पर तरह तरह की प्रतिक्रिया हुई। मशहूर सर्जन डॉक्टर पटवर्धन ने कहा बेवकूफ़ है। क्या कहा दोस्तों? किसने दोस्तों क्या कहा? देखिए, तो मशहूर सर्जन डॉक्टर पटवर्धन ने कहा बेवकूफ़ है। ENT के प्रधान डॉक्टर नायक बोले पीछे आंखें खुलेगी। मेडिसिन के डॉक्टर तरफदार की राय थी भावुकता का दौरा भी एक खतरनाक रोग है मालूम। लेकिन प्रिंसिपल साहब खुश थे। तुमसे यही उम्मीद थी। मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ। जब कभी तुम्हें किसी सहायता की आवश्यकता हो हमें लिखना। प्रशांत का गला भर आया था। मद्रास के मेडिकल गजट ने संपादकीय लिखकर डॉक्टर प्रशांत का अभिनंदन किया। और जिस दिन वह पूर्णिया आ रहा था, स्टीमर खुलने में सिर्फ 5 मिनट की देरी थी। उसने देखा एक युवती सीढ़ी से जल्दी जल्दी उतर रही है। कौन है? ममता। हाँ, ममता ही थी। आते ही बोली आखिर तुम्हारा भी माथा खराब हो गया? तुमने तो कभी बताया नहीं। बलिहारी है तुम्हारा। ओह प्रशांत, तुम कितने बड़े हो, कितने महान। मैं तो अभी आ रही हूँ बनारस से। आते ही चुन्नी ने तुम्हारी चिट्ठी दी। रूमाल से फूल और बेलपत्र निकालकर प्रशांत के सिर से छुलाते हुए ममता ने कहा था बाबा विश्वनाथ जी का प्रसाद है। बाबा विश्वनाथ तुम्हारा मंगल करे। पहुँचते ही पत्र देना। अब दोस्तों पढ़ते हैं मैलांचल उपन्यास का 10वां खंड। डॉक्टर पत्र लिख रहा है। ममता, तुमने कहा था पहुँचते ही पत्र देना। पहुँचने के एक सप्ताह बाद पत्र दे रहा हूँ। तुम्हारे बाबा विश्वनाथ ने मेरे आने से पहले ही अपने एक दूत को भेज दिया है। प्यारू सचमुच देवदूत है, इसलिए तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। 7 ही दिनों में वह 2 बार रूठ चुका है। कहने को तो डॉक्टर है, मगर समय पर नहीं खाने पीने से देह पर कितना खराब असर होता है नहीं जानते। इसी से प्यारू का पूरा परिचय तुम्हें मिल गया होगा। यह एक नई दुनिया है, इसे वज्र देहात कह सकती हो। गांव का चौकीदार सप्ताह में 1 बार हाजिरी देने थाने पर जाता है। वह मेरी डाक लाएगा और ले जाएगा। काम शुरू कर दिया है। सुबह 7 बजे से ही रोगियों की भीड़ लग जाती है। अभी जनरल सर्वे कर रहा हूँ, खून लेकर परीक्षा कर रहा हूँ। प्यारू कहता है यहाँ कौवा को भी मलेरिया होता है। यहाँ गड्ढों और तालाबों में कमल के पत्ते भरे रहते हैं। कहते हैं फूलों के मौसम में छोटी छोटी गड़हिया भी किस्म किस्म के कमल और कमलिनी से भर जाती हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को तुम लोटस ईटर्स नहीं कह सकती हो। गड्ढों की परीक्षा कर रहा हूँ। यहाँ की धरती 12 महीने भीगी रहती है शायद। गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ यदि अपढ़, अज्ञानी और अंधविश्वासी हो तो वास्तव में सीधे हैं वे। जहाँ तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है, वे तो हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेंगे। और तारीफ यह है कि तुम ठगी जाकर भी उनकी सरलता पर मुग्ध होने के लिए मजबूर हो जाओगी। यह मेरा सिर्फ 7 दिन का अनुभव है। संभव है पीछे चलकर मेरी धारणा गलत साबित हो। मिथिला और बंगाल के बीच का यह हिस्सा वास्तव में मनोहर है। औरतें साधारणतः सुंदर होती हैं। उनके स्वास्थ्य भी बुरे नहीं।
डॉक्टर साहब कौन? डॉक्टर साहब कौन? विश्वनाथ प्रसाद। तो विश्वनाथ दोस्तों कौन? प्रसाद कौन? राजपूत टोली वाले। तो कौन? विश्वनाथ प्रसाद। आइए कहिए क्या है? डॉक्टर साहब जरा एक बार मेरे यहाँ चलिए, मेरी लड़की बेहोश हो गई है। बेहोश? क्या उम्र है? इससे पहले भी कभी बेहोश हुई है? जी 2-3 बार और ऐसा ही हुआ है। उम्र यही 16-17 साल धर लीजिए। जरा जल्दी चलिए। बंद कमरे में एक चारपाई पर नीली रजाई में लिपटी हुई युवती का गोरा मुखड़ा बाहर है। बाल खुले और बिखरे हुए हैं, आंखें बंद है। कोठरी में लालटेन की मध्यम रोशनी हो रही है। रोशनी कम है, कम और धुआं ज़्यादा। डॉक्टर खिड़कियां खोलने के लिए कहता है और जेब से टार्च निकालकर युवती के चेहरे पर रोशनी देता है। चेहरा ठीक है, सांस ठीक है, नाड़ी भी दुरुस्त है। डॉक्टर आंखों की पलकों को उलटता है मानो कमल की पंखुड़ियां हो। ब्राइट, पेट कब्ज तो नहीं? कोई जवाब नहीं देता। फिर देखिए दोस्तों, डॉक्टर आंखों को पलटता है मानो कमल की पंखुड़ियां हो। ब्राइट, पेट कब्ज तो नहीं? कोई जवाब नहीं देता। घूंघट काढ़े खड़ी औरतों के घूंघट आपस में मिलते हैं। एक अधेड़ स्त्री आगे बढ़ जाती है। युवती की माँ है। जी कब्जियत नहीं है। घर की नौकरानी पर्दा नहीं करती है। कहती है, डॉक्टर बाबू लर लगाइए देखिए। क्या कह रही है? डॉक्टर बाबू लर लगाकर देखिए ना। लर लगाकर देखिए ना। लर अर्थात स्टेथोस्कोप। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि इससे डॉक्टर रोगी के अंदर की सारी बातों को जान लेता है। क्या खाया है, पेट में पचा है या नहीं, सब। सुई दीजिएगा। डॉक्टर सिरिंज ठीक करता है। युवती आंखें खोल देती है। सुई नहीं, सुई नहीं माँ। अरे बाप, अच्छा सुई नहीं देंगे? कैसी तबीयत है? अच्छी बात है। क्यों बेहोश हो गई? हाँ, बेहोशी कैसे हुई? डर लगा था। काहे का डर लगा था? तब इसके बाद देह घूमने लगी। ठीक है, अब कैसी है? डर तो नहीं लगता? दवा भेज दूंगा, अब डर नहीं लगे। दवा नहीं माँ, मैं दवा नहीं पीऊँगी। वाह, सुई भी नहीं और दवा भी नहीं, मीठी दवा। सभी हंस पड़े। युवती के मुरझाए हुए लाल होठों पर मुस्कुराहट दौड़ जाती है। आंखों की पलकें जरा उठकर मानो डॉक्टर को डांट देती है। हट, दवा भी कहीं मीठी होती है। बाहर आकर डॉक्टर तहसीलदार से कहता है, घबराने की बात नहीं, दवा भेज देता हूँ। इसके पहले कितनी देर तक बेहोश रहती थी? करीब 1 घंटा। जोतकी जी से एक बार जंतर बनवा के दिया, झाड़ फूंक भी करवा कर देखा। डॉक्टर साहब बस यही मेरा बेटा, यही मेरी बेटी, सब कुछ यही है। ठीक हो जाएगी। सेंटर में आकर डॉक्टर सोचता है, क्या दिया जाए? मीठी दवा, कॉर्मिनेटिव मिक्सचर या ब्रोमाइड? अजी तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम? जी नाम रंजीत। तहसीलदार साहब के यहाँ कितने दिनों से नौकरी करते हो? बहुत दिन से। लड़कैया से। एक ठो बीड़ी है तो दीजिए डॉक्टर बाबू। एक ठो बीड़ी है तो दीजिए डॉक्टर बाबू। प्यारू, रंजीत को बीड़ी पिलाओ। प्यारू बीड़ी दिया सलाई दे जाता है। बीड़ी सुलगा कर रंजीत अपने आप कहता है, डॉक्टर बाबू, तहसीलदार को दिन दुनिया में बस यही एक बेटी तहसीलदार को दिन दुनिया में बस यही एक बेटी है। कितना मानत मनौती के बाद कमला मैया ने निहारा भी तो बेटी ही हुई, मगर कमला मैया दोस्तों कौन? कमला नदी है वहाँ। कमला मैया ने निहारा भी तो बेटी ही हुई, मगर रंजीत बीड़ी की राख बुझा झाड़ कर चुप हो जाता है। डॉक्टर ने लक्ष्य किया, रंजीत ने मगर पर आकर पूर्ण विराम दे दिया। मगर क्या? यही देखिए ना, 3 जगह बातचीत चली, मगर पहली जगह से तो पान देने की बात भी पक्की हो गई थी। ठीक तिलक पान के दिन लड़के की माँ मर गई। दूसरी जगह बातचीत ठीक हुई तो उसके घर में आग लग गई। तीसरे लड़के को मैया हो गया, इंतकाल हो गया। अब कोई लड़का वाला तैयार ही नहीं होता है। 1000, 2000, 5000 रुपया भी कबूलते हैं, मगर आखिर में एक पछवरिया कैथ को घर जमैया रखने के लिए लाए। बस उसी दिन से कमली को मिर्गी आने लगी। लोग तो कहते हैं कि कमला मैया नहीं चाहती हैं कि कमली की शादी हो। कमला मैया भी कुंवारी ही थी ना। अब आप लगे हैं, किसी तरह कमली दैया को आराम कर दीजिए, किसी तरह कमली दैया को आराम कर दीजिए डॉक्टर बाबू।
जो बख्शीश मांगिएगा तहसीलदार दे देंगे। देखो रंजीत, 3 खुराक दवा है, मीठी दवा है, तुम्हारी कमली दैया आराम हो जाएगी, तुम्हारी कमली दैया आराम हो जाएगी। कल सुबह फिर एक बार खबर देना, समझे? 3 खुराक खाएगी क्या? अभी 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 रोटी दूध। रंजीत, एक आदमी दौड़ा हुआ आता है। कौन? रामदेल। क्या है? कमली दैया फिर बेहोश हो गई। तो दोस्तों, तहसीलदार साहब के क्या नाम है लड़की का? कमली दैया। कमली दैया फिर बेहोश हो गई। तहसीलदार साहब, कठिन है कि डॉक्टर बाबू फिर एक बार ज़रा तकलीफ करें। डॉक्टर घड़ी देखता है, 9:10। कुछ ही देर में समाचार होंगे। डॉक्टर कुछ सोचकर कहता है, रंजीत, ये वह बक्सा उठाओ, ले चलो। बेतार का खबर? हाँ, तुम्हारी कमली दैया का इलाज बेतार से ही होगा। कमला फिर पहले की तरह बेहोश पड़ी हुई है, उसकी आंखें बंद है, बाल बिखरे हुए। डॉक्टर को रोग का निदान मिल गया है। वह अपने बैग से शीशी, सिरिंज वगैरह निकालता है। सुई सुई नहीं, कमला फिर होश में आती है। बगैर सुई के आपका रोग आराम नहीं होगा। डॉक्टर सिरिंज ठीक करता है। दवा दीजिए डॉक्टर साहब, मैं सुई नहीं लूँगी। फिर डर लगा था। हाँ रंजीत, दवा की शीशी कहाँ है? लाओ, बक्सा यहाँ लाकर रखो। हाँ, पी लीजिए। ठीक है। कैसी है दवा? मीठी है ना? डॉक्टर पोर्टेबल रेडियो को खोलकर मीटर ठीक करता है। यह ऑल इंडिया रेडियो है। रात के 9:15 हैं। अब आप हिंदी में समाचार सुनिए। डर लगता है माँ। देखिए, डर की कोई बात नहीं, सुनिए। मुझे उठा दो माँ। उठिए मत, लेटी रहिए। अब आप सबिता देवी से एक मैथिली लोकगीत सुनिए। माई गे हम न बियाह बे अपन गौरा के, जो बुढ़वा होइत जमाई गे माई। ओ माँ, कमला खिलखिलाकर हंस पड़ती है। शादी का गीत हो रहा है। हम न बियाह बे अपन गौरा के। कोठरी और आंगन में घूंघट काढ़े औरतों की भीड़ लग जाती है। कमला पर ब्रोमाइड का असर हो रहा है। उसकी आंखों में नींद झांक रही है। डॉक्टर लौटकर खत को पूरा करने बैठ जाता है। सुबह 7 बजे से रोगियों की भीड़ लग जाती है। अगमू चौकीदार कल हाजिरी देने जाएगा। 5 बजे भोर को ही आकर वह पुकारेगा। डॉक्टर लिखता है, पत्र अधूरा छोड़कर एक केस देखने गया था। केस अजीब है, केस हिस्ट्री और भी दिलचस्प है। तुम्हारी शीला रहती तो आज खुशी से नाचने लगती। हिस्टीरिया हिस्टीरिया, फोबिया, काम विकृति और हठ प्रवृत्ति जैसे शब्दों की झड़ी लगा देती। शीला से भेंट हो तो कहना। मैंने अपने पोर्टेबल रेडियो से उसके दिमाग को झकझोर कर दूसरी ओर करने की चेष्टा की। तो ये दोस्तों था 10वां खंड मैलांचल उपन्यास का। अब दोस्तों हम देखते हैं मैलांचल उपन्यास का 11वां खंड। देखिए उसके आगे। नहीं तोरा आहे प्यारी तेग तरबरिया से, नहीं तोरा पास में तीर जी। एक सखी ने पूछा कि हे सखी तुम्हारे पास में है ना तीर एक सखी ने पूछा कि हे सखी तुम्हारे पास में ना तीर है ना तलवार। नहीं तोरा आहे प्यारी तेग तरबरिया से, कौन ही चिजवा से मारलू बटो यहा के। धरती लोटा बेला बेपीर जी ई। यह सुनकर जो औरत सदा ब्रिज पर मोहित थी बोली, सासू मोरा मरे हो, मरे मोरा बहिनी से, मरे ननंद जेठ मोर जी, मरे हमार सब कुछ पली बरबा से, फंसी गईली पर प्रेम के डोर जी। इतना कहकर वह सदा ब्रिज के पास आई और पानी पिलाकर प्रेम की बातें करने लगी। आजू की रतिया हो प्यारे, यही बताओ जी। तंत्रिमा टोली में सुरंगा सदाब्रिज की कथा हो रही है। महंगू दास के घर के पास लोग जमा हैं। पुरानिया स्टेशन से एक मेहमान आया है, रेलवे में काज करता है। तंत्रिमा टोली के लोग कहते हैं, खलासी जी सरकारी आदमी है। खलासी जी यदि लाल पतक्खा दिखला दे तो डाक गाड़ी भी रुक जाए। रुकेगी नहीं, लाल पतक्खा देखते ही रेलगाड़ी रुक जाती है। लाल ओढ़ना ओढ़कर गाड़ी पर चढ़ने जाओ तो गाड़ी रुक जाएगी और ओढ़ना जपत हो जाएगा। खलासी जी बहुत गुनी आदमी है, पक्का ओझा है। चक्कर पूजते हैं भूत प्रेत को, पेड़ में काटी ठोक कर बस में करते हैं। बांझ निपुत्तर को तुक ताक का दोस्तों अर्थ है टोटका। बांझ निपुत्तर को टोटका कर देते हैं।
कुंवर बिज्जे भान लोरिका और सुरंगा सदा ब्रिज का गीत जानते हैं। गला कितना तेज है उस बार सूराजी हुलमान का अर्थ है दोस्तों आंदोलन। सूराजी आंदोलन में खलासी जी ने लिख दिया था, बैगन बाड़ी के जमींदार के लड़के ने रेल का लाइन उखाड़ा है, बस फांसी हो गई। हाईकोर्ट और नंदन, तो नंदन का दोस्तों क्या अर्थ है लंदन। हाईकोर्ट और लंदन तक फांसी बहाल रही, लेकिन महंगू दास को कौन समझाए। बेचारे खलासी जी 1 साल से दौड़ रहे हैं। महंगू दास की बेवा बेटी फुलिया से पश्चिम की बातचीत पक्की करने के लिए हर बार खलासी जी जोहरी में मोरंगिया नेपाली गांजा लाते हैं, तंत्रिमा टोली के पंचों को पिलाते हैं, सुरंगा सदाब्रिज गाते हैं, गांव के बीमार लोगों को झाड़ फूंक देते हैं। उस बार उचित दास की डेरा वाली को तुक ताक कर दिया। पढ़ने के 4 दिन पहले बूढ़ा उचित दास संतान का मुंह देख गया, लेकिन महंगू दास को कौन समझावे। फिर खलासी जी लेन देन की बात भी करते हैं। 1 कौड़ी नगद न देंगे, जाति बिरादरी को 1 शाम भोज कबूलते, और क्या चाहिए। सरकारी आदमी जमाई होगा, कभी तीर्थ करने के लिए जाएंगे तो रेल में टिकट भी नहीं लगेगा। रमजू दास की स्त्री तंत्रिमा टोली की औरतों की सरदारिन है। कौन है दोस्तों, रमजू दास की स्त्री तंत्रिमा टोली की औरतों की सरदारिन है। हाट बाजार जाने के समय मालिकों के खेतों में धान रोपते और काटने के समय और गांव में शादी ब्याह के समय टोले भर की औरतें उसकी सरदारी में रहती हैं। राजपूत बामन और मालिक टोले सभी बाबू बबुआन में मुँहा मुँही बात करती है। दिल लगी का जवाब हंसकर देती है और समय पड़ने पर हाथ चमका चमका कर झगड़ा भी करती है। एक बार तो सिंह जी की शीशी सटका दिया था। बूढ़ा हो गया है, चाट लगी हुई है, सिर के बाल सादा हो गए हैं, मन का रंग नहीं उतरा है। हमारा मुंह मत खुलवाइए सिंह जी, उससे सभी डरते हैं, ना जाने कब किसका भेद खोल दे। सभी उसकी खुशामद करते हैं। टोले भर की जवान लड़कियां उसकी मुट्ठी में रहती हैं, उससे कोई बाहर नहीं। खलासी जी इस बार लाल बाग मेला से उसके लिए असली गिलट का कंगना ले आए हैं, चांदी की तरह चमक है। मौसी किसी तरह फुलिया से चुमौना ठीक कर दे, मतलब दोस्तों मौसी किसी तरह फुलिया से सगाई ठीक कर दो। अरे सूते ले देबो हो प्यारे लाली पलगिया से, खाए ले गुआ खिल्ली पान जी। खलासी जी आज दिल खोलकर गा रहे हैं। उन्हें आज ऐसा लग रहा है कि वे खुद सदाब्रिज है, लेकिन ना तो उसकी फुलिया उसे रहने के लिए विनती करती है और न महंगू दास चुमौना की बात मंजूर करता है। अरे सूते ले देबो हो प्यारे लाली पलंगिया से, फुलिया क्या करे। माँ बाप के रहते वह क्या बोल सकती है। अंदर ही अंदर मन जलकर खाक हो रहा है, लेकिन मुंह नहीं खोल सकती। लोग क्या कहेंगे। रमजू दास की स्त्री फुलिया के जलते हुए दिल की बात जानती है। रमजू दास की स्त्री फुलिया के जलते हुए दिल की बात जानती है। उस दिन फुलिया कह रही थी, मामी काली क्रिया किसी से कहना मत। खलासी जी इतने दिनों से दौड़ रहे हैं, बाबा कोई बात साफ साफ नहीं करते हैं। आखिर वह बेचारा कब तक दौड़ेगा। यहाँ नहीं तो कहीं और ढूंढेगा। दुनिया में कहीं और तंत्रिमा की बेटी नहीं है क्या। जब एक दिन कुछ हो जाएगा तो सहदेव मिसिर देह पर माछी भी नहीं बैठने देगा। तब करो खुशामद। नककट्टी चमाइन की और चिचाई की मत की। मुसब्बर चबाओ और एड़ी से पेट को आटा की तरह गुथवाओ। उस बार जोतकी जी का बेटा नाम रलैन ने क्या दिया। अंत में नककट्टी को गाभिन बकरी देकर पीछा छुड़ाया। याद जो आवे है प्यारी तोहरी सुरतिया से, साले करेजवा में तीर जी। खलासी जी का तीर खाया हुआ दिल तड़प रहा है। फुलिया क्या करे, लेकिन रमजू दास की स्त्री का मुंह कौन बंद करे। अरे फुलिया की माए, तुम लोगों को ना तो लाज है ना धर्म। कब तक बेटी की कमाई पर लाल किनारी वाली साड़ी चमकाओगी। आखिर एक हद होती है किसी बात की। मानती हूँ कि जवान बेवा बेटी दुधार गाय के बराबर है, मगर इतना मत दुहो कि देह का खून भी सूख जाए। अरे हाँ, बेटा बेटी के कारो घिढ़ारी करो मंगरो।
चालनी कहे सुई से की तेरी पेंदी में छेद। हाथ में कंगना तो चमका रही हो, खलासी को एक पुड़िया सिंदूर नहीं जुटता है। फुलिया की माँ ने जब से रमजूदास की स्त्री के हाथ कंगना देखा है, उसका कलेजा जल रहा है। महंगू दास पर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। खलासी की बुद्धि ही मारी गई है। रमजू की स्त्री को कुटनी बहाल किया है, कंगना दिया है। रमजू की स्त्री काली माई है, जो लोग उसकी बात को मान लेंगे। मुंह संभाल कर बात कर नेगड़ी, बात बिगड़ जाएगी। खलासी हमारा बहन बेटा है, बहन बेटा लगाकर गाली देती है। गाली हमारे देह में नहीं लगेगी, तेरे देह में तो लगी हुई है। अपने खास भतीजा तेतरा के साथ भागी तू और गाली देती है हमको। शर्म नहीं आती है तुझको? बेशर्मी बेलज्जी, भरी पंचायत में जो पीठ पर झाड़ू की मार लगी थी सो भूल गई। गुअर टोली के कलरू के साथ रात भर भैंस पर रसलीला करती थी सो कौन नहीं जानता। तू बात करेगी हमसे? रे सिंघवा की रखेली, सिंघवा के बगान का बम्बे आम का स्वाद भूल गई। तरबन्ना में रात रात भर लुका चोरी में ही खेलती थी रे। कर आँखा बच्चा जब हुआ था तो कर आँखा सिंघवा से मुंह दिखौनी में बाछी मिली थी सो कौन नहीं जानता। इतना बात सुनते ही सदा ब्रिज फिर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। महंगू दास के घूर के पास होने वाली सुरंगा सदा ब्रिज की कथा में औरतों के झगड़े से कोई बाधा नहीं पहुंचती है। औरतों के झगड़े पर यदि मर्द लोग आंख कान देने लगे तो हुआ। औरतों के झगड़े का क्या, अभी झगड़ा किया, एक दूसरे को गालियां सुनाई, हाथ चमका कर गला फाड़ फाड़ कर एक दूसरे के गड़े हुए मुर्दे उखाड़े गए, जीभ की धार से बेटा बेटी की गर्दन काटी गई, काली माई को काला पाठा कबूला गया, हाथ और मुंह को कोष्ठ कुष्ठ से गलाने की प्रार्थना की गई और एक दो घंटे के बाद ही सफाई मेल मिलाप हो गया। एक दूसरे के हाथ से हुक्का लेकर गुड़गुड़ाने लगी, साग मांग कर ले गई और बदले में शकरकंद भेज दिया। कल शाम को मालिक के खेत से अंधेरे में उखाड़ लाया है लड़के ने। मालिक देखते तो पीठ की चमड़ी खींच लेते। पहले झगड़ा का सिर गणेश दो ही औरतों से होता है। झगड़े के सिलसिले में एक एक कर पास पड़ोस की औरतों के प्रसंग आते जाते हैं और झगड़े वालियों की संख्या बढ़ती जाती है। झगड़े से उनके कामकाज में भी कोई बाधा नहीं पहुंचती है। काम के साथ साथ झगड़ा भी चल रहा है। जब सारे गांव की औरतें झगड़ने लगती हैं तब कोई किसी की बात नहीं सुनती, सब अपना अपना चरखा ओटने लगती हैं। लेकिन फुलिया आज झगड़े में हिस्सा नहीं ले रही है। वह टट्टी की आड़ में खड़ी होकर सुरंगा सदाब्रिज की कथा सुन रही है। खलासी जी के गले में जादू है, ओझा गुनी आदमी है। कथा और गीत में फुलिया यह भी भूल जाती है कि सहदेव मिसिर शाम से ही कोठी के बगीचे में उसके इंतजार में मच्छर कटवा रहे हैं। खलासी के गले में जादू है। मामी क्या है रे, बोलना। सहदेव मिसरवा के पास जाएगी क्या? नहीं मामी, एक बात कहने आई हूँ। काली क्रिया किसी से कहना मत। खलासी जी तो तुम्हारे गुहाल में सोते हैं ना। काली क्रिया। सुरंगा सदा ब्रिज की कथा समाप्त हो गई है। झगड़ा लंका कांड तक पहुंचकर शेष हो गया। सहदेव मिसिर मच्छरों से कब तक देह का खून चुसवाते? साला खलसिया, साली हरामजादी, अच्छा कल देखूंगा। गांव में सन्नाटा छाया हुआ है और रमजू की स्त्री के गुहाल में सुरंगा कह रही है सदा ब्रिज से, अभी नहीं, जब बाबा चुमौना के लिए राजी नहीं होंगे तब मैं तुम्हारे साथ भाग चलूंगी। उनको राजी कैसे किया जाए? कौन एक मिसिर है? सुना है सदा ब्रिज चेहरा कहता है सब झूठी बात है। तुम बालदेव जी से कहो। कौन बालदेव? पुरैनिया आश्रम वाला। हाँ, सभी उनकी बात मानते हैं। बाबू बबुआन भी उनसे बाहर नहीं। तुम बंदगी मत करना, जय हिंद कहना। लेकिन वह तो हम पर बड़ा नाराज है। दुरोहित का दोस्तों अर्थ है देशद्रोही। तो देशद्रोही के फिर इसमें नाम दे दिया है। माँ के लिए नाक की बुलाकी ले आना, असली पीतल की बुलाकी। तो ये था दोस्तों 11वां खंड मैलांचल उपन्यास का। तो दोस्तों अब देखते हैं हम मैलांचल उपन्यास का 12वां खंड। उसके आगे दोस्तों देखिए 12वां खंड।
मठ पर आचार गुरु आने वाले हैं। नए महंत को चादर टीका देने के लिए मुजफ्फरपुर जिला का एक मूर्ति आया है। नरसिंहदास आचार्य गुरु मुजफ्फरपुर जिले के पुपड़ी मठ पर भंडारा में आए हैं। नरसिंहदास खबर लेकर आया है, आचार्य गुरु आ रहे हैं। मठ के सभी सेवक सती आसपास के बाबू बबुआन लोगों को पहले ही खबर दे दी जाए। रामदास को महंती की टीका मिलेगी। महंत सेवादास का एकमात्र चेला वही है। रामदास सोचता है, यदि खंजड़ी बजाना नहीं जानते तो आज तक बेलाही के जमींदार की भैंस की पूंछ हाथ से नहीं छूटती। महंत साहब उसकी खंजड़ी सुनकर मोहित हो गए और वह रात को ही महंत साहब के साथ भागकर मेरीगंज मठ पर आ गया। 15 साल पहले की बात। 15 साल बाद रामदास का भाग फिरा है। जय हो सतगुरु साहेब की। नियमानुसार सभी पंचों की उपस्थिति में नया महंत एक इकरारनामा लिख देगा। हमेशा लंगोटा बंद रहकर सतगुरु के स्थल की रक्षा करेगा। किसी तरह का मादक द्रव्य नहीं सेवन करेंगे। दासी रखेले नहीं रखेंगे आदि आदि। इसके बाद आचार्य गुरु एक सूरत हाल का दोस्तों क्या अर्थ है? महंती का दस्तावेज। इसके बाद आचार्य गुरु एक सूरत हाल पर दस्तखत करके नए महंत को देंगे। फिर चादर टीका की विधि, दही की टीका और फिर सिर पर धूपधान। बस नए महंत साहब उस दिन से 900 बीघे की पत्नी के एकमात्र मालिक हो जाएंगे। पत्नी का दोस्तों अर्थ है छोटी जमींदारी। तो फिर दोस्तों उसके बाद क्या होगा? नए महंत साहब, पहले दोस्तों महंत कौन थे? सेवादास। अब उनका चेला कौन है? रामदास। तो रामदास बनेगा महंत। तो नए महंत साहब उस दिन से 900 बीघे, देखिए दोस्तों मठ में कितनी ज़मीन है? 900 बीघे की। 900 बीघे की पत्नी मतलब कि छोटी जमींदारी 900 बीघे के एकमात्र मालिक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों मालिक? रामदास हो जाएगा दोस्तों। तो नरसिंहदास तो आचार्य जी का संदेशा लेकर आया था। नरसिंहदास तो दोस्तों आचार्य जी का संदेशा लेकर आया था, किंतु मेरीगंज मठ पर एक ही रात रहने के बाद उस पर महंती का मोह सवार हो गया। 900 बीघे की काश्तकारी, कलमी आम का बाग, 10 बीघे में सिर्फ केला ही लगा हुआ है। एक एक घौर में 1000 केले फले हैं। हजरिया केला, 2 कौड़ी गाय, 4 गुजराती भैंस और सबसे कीमती संपत्ति अमूल्य धन लक्ष्मीदासिन। लक्ष्मीदासिन सबसे अमूल्य दोस्तों क्या है? लक्ष्मीदासिन। लक्ष्मीदासिन कहती है, महंत साहेब को बस यही एक चेला है रामदास। लक्ष्मीदासिन दोस्तों क्या कहती है? कहती है महंत साहब को बस यही एक चेला है रामदास। तो कानूनन रामदास ही होने वाला अधिकारी महंत है। रामदास काठ का उल्लू रामदास सतगुरु हो, यह अंधेर है। रामदास महंत नहीं हो सकता। छुछुंदर की तरह तो सूरत है, वह महंत होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और यह लक्ष्मी श्रापभ्रष्ट अप्सरा। लक्ष्मी ने नरसिंहदास की आंखों में ना जाने क्या देखा कि उसकी छाया से भी वह बचकर चलती है। रात में किवाड़ मजबूती से बंद करके सोती है। किवाड़ की छिटकिली लगाने के बाद एक ओखल किवाड़ में सटा देती है। नरसिंहदास को शायद बहुमूत्र की बीमारी है। ये दोस्तों नरसिंहदास जो है ये दोस्तों लालच में आ गए कि मठ का महंत मैं बन जाऊं, रामदास न बनने पाए, क्योंकि 900 बीघे की दोस्तों ज़मीन लगी हुई है उसमें। तो नरसिंहदास को शायद बहुमूत्र की बीमारी है। कुल मिला के इसकी नीयत खराब है नरसिंहदास की। रात भर में 10-11 बार पेशाब करने के लिए उठता है। हर बार धूनी के पास सोया हुआ रामदास उसे टोकता है। कौन? नरसिंहदास। किसी बार जवाब नहीं देता। कल रात एक बार गुस्से में जवाब दिया, महंत होने के पहले ही अंधे हो गए क्या? देखते नहीं हो, जैसा गुरु वैसा चेला। रामदास कुनमुना कर रह गया था। सुबह को सत्संग के समय ही लक्ष्मी बरस पड़ी थी। क्यों आप वैसी भाखा बोलते हैं? महंत होने के पहले ही अंधे हो गए, जैसा गुरु निंदा सुनही जो काना। मैं गुरु निंदा नहीं सुन सकती, नहीं सह सकती। रामदास को आप क्या समझते हैं? वह इस मठ का अधिकारी महंत है। आपके जैसे एक कोड़ी बिल्टा का मतलब है आवारा,
आपके जैसे एक कोड़ी आवारा साधुओं के वह रोज प्रसाद देगा, बात करना भी नहीं जानते। आने दीजिए अचारज जी को, रामदास भी सुना देता है। तो दोस्तों बिल्टा का क्या अर्थ है? आवारा। क्या कहा लक्ष्मी ने? आपके जैसे एक कौड़ी आवारा साधुओं को वह रोज प्रसाद देगा, बात करना भी नहीं जानते। आने दीजिए अचारज जी को, रामदास भी सुना देता है। रात में हम छोड़ दिया, लेकिन अब बोलोगे तो सीधे पश्चिम का रास्ता दिखा देंगे। हाँ समझ रखो, भंडारी तो नंबरी शैतान है। कल से ही उसने बदमाशी शुरू की है। दाल की कटोरी में सिर्फ पानी रहता है, आलू की भुजिया दोबारा नहीं देता। घी मांगने पर कहता है दाल घी से बघारल है। केला बिक्री होने के लिए हाट भेज दिया जाता है। दूध में पानी मिलाकर देता है। बाल भोग में पहले दही चूड़ा देता था, कल से सिर्फ चूड़ा लाकर रख देता है। बिल्टा साधु रंडी की यह हिम्मत, बिल्टा साधु रंडी की यह हिम्मत, उसे बिल्टा साधु कहती है। अच्छा अच्छा, लक्ष्मी पहले से ही तो उसे नहीं जानती, कैसे जान सकती है? वह कभी पहले यहाँ नहीं आया। पुपड़ी मठ से भी तो कभी कोई मूर्ति यहाँ नहीं आया। सोनमतिया कहारिन भी तो नहीं आई है यहाँ। संभव है उस बार अपनी बेटी रधिया को खोजने के लिए यहाँ भी पहुँची हो। ठीक है, रधिया, रधिया को पहली बार जब देखा था तो उसके मन की ऐसी ही हालत हुई थी। कनपट्टी के पास हमेशा गर्म रहता था, लेकिन रधिया अल्हड़ थी, एक ही चक्कर में जाल में आ गई थी। लक्ष्मी तो पुरानी है, खेली खिलाई 70 चूहे खाई हुई है। यदि वह रधिया को लेकर नौटंकी कंपनी में नहीं शामिल होता तो रधिया हाथ से नहीं निकलती। नौटंकी कंपनी के मालिक की ही बात रहती तो वह सह ले सकता था। हारमोनियम और नगाड़ा वाले भी रधिया को कभी फुर्सत नहीं देते थे। कभी ताल का रिहर्सल करना है तो कभी नाच सिखाना है। रधिया साली भी कुत्ती ही थी, वह भी तो बदल गई थी। लरसिंहदास अपने सिर के दाग पर हाथ फेरकर मफलर से ढक लेता है। साले नगाड़ची ने ठीक सामने कपाल पर ही डंडा चलाया था। मठ लौटने पर महंत साहब ने खड़ाऊं से मरम्मत की थी, लेकिन 7 दिन से उपवास किए हुए शरीर में इतना दम कहाँ था जो भागते। सिर का घाव ताजा ही था। महंत साहब की खड़ाऊं गुरु की खड़ाऊं थी। महंत साहब के पैर पर वह लेटा रहा था। वे बहुत दयालु पुरुष थे। लरसिंहदास उनका एकलौता चेला था। गुरु ने क्षमा कर दिया। कौन थे दोस्तों गुरु? महंत साहब के पैर पर मठ लौटने पर महंत साहब ने खड़ाऊं से मरम्मत की थी, लेकिन 7 दिन से उपवास किए हुए शरीर में इतना दम कहाँ था जो भागते। सिर का घाव ताजा ही था। महंत साहब की खड़ाऊं गुरु की खड़ाऊं थी। महंत साहब के पैर पर वह लेटा रहा था। वे बहुत दयालु पुरुष थे। लरसिंहदास उनका एकलौता चेला था। गुरु ने क्षमा कर दिया। महंत साहब के शरीर त्यागने के बाद पुपड़ी मठ की महंती उसे ही मिलती। कौन से मठ की दोस्तों? पुपड़ी मठ की महंती उसे ही मिलती। लेकिन रामबरन कोयरी ने उसकी मति फेर दी थी। लरसिंहदास, नेपाली गांजा में बड़ा नफा होता है। 10 रुपये का लाओ और 400 बनाओ। 10 रुपये का लाओ और 400 बनाओ। नेपाल में 4 आने शेर गांजा मिलता है। शेर मतलब किलो। बराह 76 मेले के समय चलो, बराह 76 मेले के समय चलो। महंत साहब ने जब शरीर त्याग किया तो वह जेल में था। महंत साहब ने मरने के समय जीवत दास को चेला कबूल कर वील लिख दिया। तो क्या किया दोस्तों पुपड़ी मठ के महंत ने? तो महंत साहब ने दोस्तों जब शरीर त्याग किया तो वह उस समय जेल में था, क्योंकि गांजा बेचता था। लरसिंहदास तो जेल में था। महंत साहब ने मरने के समय जीवत दास को चेला कबूल कर वील लिख दिया, नहीं तो वह भी एक मठ का महंत होता। तब लक्ष्मी उसे बिल्टा साधु नहीं कह सकती। तब तो पैर उखाड़ कर पैर के 10 नाखूनों को धोकर वह प्रेम से चरनोदक पीती, लेकिन वह लक्ष्मी को चरनोदक पिलाकर छोड़ेगा? रामदास क्या है? रामदास मत बोलिए। रामदास क्या है? रामदास मत बोलिए। अधिकारी जी कहिए, कोठारिन से कहो कि लरसिंहदास आज जा रहे हैं। जा रहे हैं तो जाइए, जा रहे हैं तो जाइए। तो क्या कहता है दोस्तों लरसिंहदास? रामदास क्या है?
रामदास मत बोलिए। लक्ष्मी कहती है रामदास मत बोलिए, अधिकारी जी कहिए, अधिकारी जी। तो कोठारिन से कहो कि नरसिंहदास आज जा रहे हैं। जा रहे हैं तो जाइए, तुम कोठारिन से कहो। तुम ताम मत करो। कोठारिन जी से क्या कहेंगे? राह स्वयं करना ही कोठारिन जी ने दे दिया है। रामदास भोली से एक 5 रुपए का नोट निकालकर नरसिंहदास के आगे फेंक देता है। रामदास दोस्तों क्या करता है? रामदास झोली से निकाल के जाने आने के लिए रामदास झोली से एक 5 रुपए का नोट निकालकर नरसिंहदास के आगे फेंक देता है। हम पूछना चाहते हैं कि कोठारिन ने हमारा अपमान काहे किया, हमको बिल्टा काहे बोली, हमारे आचार्य गुरु को काहे गाली दिया। आचार्य गुरु को कब गाली दिया है? बोली नहीं थी। पूजा विदाई लेने के समय आचार्य गुरु है, बेर बखत पढ़ने पर सीधा जवाब मिलता है। आज आचार्य गुरु हुए हैं, कल तक तो गुरु भाई थे। यह गाली नहीं तो और क्या है? संसार में संत का भी लेस जरा रहने दीजिए साधु महाराज। लक्ष्मी अंदर से निकल कर कहती है, साधु का काम झूठ बोलना नहीं है। छी 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 छी, क्या हमको बिल्टा नहीं कहा है? साहब तुमने। रामदास लक्ष्मी गरज उठती है, गर्दनिया देकर निकाल दो इसको। यह साधु नहीं राक्षस है, इसके सिर पर माया सवार है। इससे पूछो कि आज सवेरे जब मैं स्नान कर रही थी तो बांस की टट्टी में छेद करके यह क्या देखता था? शैतान। लक्ष्मी फुफकारती हुई अंदर चली जाती है। रामदास उठकर नरसिंहदास के गले में हाथ डालकर धक्का देता है। नरसिंहदास सीढ़ी पर गिर पड़ता है, नाक से खून निकल रहा है। जय हिंद रामदास जी। क्या है, क्या हुआ? बालदेव जी लहू देखकर घबरा जाते हैं। कुछ नहीं, पछवरिया साधु है। काया में कहीं साधु स्वभाव नहीं। कोठारिन जी से बदकुट्टी करता था तो मारपीट क्यों हुई? शांति से सब काम करना चाहिए। हिंसावाद नहीं करना चाहिए। रामदास, बालदेव जी को अंदर भेजो। नरसिंहदास नाक का खून पोंछते हुए देखता है, बालदेव नाम का यह खद्दर खाड़ी आदमी अंदर जा रहा है, सीधे लक्ष्मी की कोठरी में। जय हिंद बालदेव जी। शायद एक खद्दड़ घारी और लक्ष्मी एक ही पासनी पर बैठे हैं, एकदम आसपास, देह से देह सटाकर। अच्छा, तो ये दोस्तों था, क्या कहते हैं, मैला आंचल उपन्यास का 12वां खंड। इसके आगे दोस्तों हम देखेंगे मैला आंचल उपन्यास का 13वां खंड। तब तक आप लोग दोस्तों चैनल में बने रहिए और कहानियाँ जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, कहानियों का अध्ययन करिए। उसके बाद दोस्तों गोदान उपन्यास के 36 भाग हैं, उनका अध्ययन करिए। और मैला आंचल उपन्यास के 12 खंड हो चुके हैं, उसका अध्ययन करिए। फिर मिलते हैं किसी की अगले वीडियो में इसके आगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।